हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे CUT PG पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो 2 पार्ट में आते हैं। इसका सेकंड पार्ट डोमेन सब्जेक्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस है, जिसके 75 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो नेक्स्ट ईयर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपको नेक्स्ट ईयर हेल्प करेगा। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो कि है ये हमारे पास भारत में संघवाद की असमर्थित विशेषताओं में शामिल है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन सही होगा। A, B, C और D, A, B, C और D ये चारों ही ऑप्शन हैं जो संघवाद की असमर्थित विशेषताओं में शामिल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कौन संवैधानिक प्रावधान राज्य विधायिका के विधायी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इसका हो जाएगा आपको ए, जो केवल A, B, C और D है। इसमें आपका फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, केवल ए और बी को 1976 द्वारा शामिल नहीं किया है, बाकी सभी को शामिल किया गया है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किसने कहा था कि स्वतंत्रता के सिद्धांतों को हर धर्मिता के स्तर तक विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए, ताकि न्यायपालिका उतनी सक्षम हो कि वह श्रेष्ठ विधायिका या श्रेष्ठ कार्यपालिका के रूप में कार्य सके। तो ये कहा था A.K. अय्यर ने। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सर इसका आंसर होगा सही है, A.K. अय्यर होगा। और सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संघ संसद में शामिल है, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति A, B, C तीनों ही आ जाएंगे। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाक्य सही है, इनमें से कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से वाक्य सही है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। 8 का है, मुझे जिन क्वेश्चंस के आंसर में कंफ्यूजन था, मैंने उन क्वेश्चन को छोड़ दिया है। आप इसे अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं इसके बारे में स्टडी करूँगी, मुझे पता चलता है तो मैं आपको बता दूँगी। जब तक के लिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। विधि द्वारा संसद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। संघ राज्य के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। प्रत्येक राज्य के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। A, B, C और D ये सभी कर सकती है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 से कम करके 18 कर दी गई थी। तो ये 61 अमेंडमेंट था और ये हुआ था 1988 में। और संविधान के 42 अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किए गए थे। ये समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों ही थे। जल्दी करते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। जेलों में अभियोगाधीन कैदी को राहत प्रदान करने के लिए जनहित याचिका का पहला मामला कौन सा था। तो ये था हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। इस बार के एग्ज़ाम में कथन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आप
अपने टॉपिक को के कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से क्लियर करिएगा कि इन कथन में आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ये बहुत टफ नहीं होते। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो इसमें आपको पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो इसलिए इसे अच्छे से करिएगा। जैसे कि यही है कि कथन ए में दे रखा है कि न्यायिक समीक्षा के अधिकार को संविधान के मूल संरचना का भाग माना गया है। कारण है, न्यायिक स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि दोनों आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं, दोनों दूसरा वाला पहले की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। क्योंकि कोई कोई ऑप्शन में कहीं कहीं पे ये भी दे दिया होता है कि ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, और कहीं पे ये रहता है कि आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आ गया है हमारा कथन वाला, जिसमें कि दिया है कि उच्च न्यायालय को उनके क्षेत्रीय और संवैधानिक न्यायाधिकार के भीतर सभी न्यायालयों और अधिकरणों के ऊपर अधीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। और ए था कि उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी न्यायाधिकार और क्षेत्र प्रशासनिक न्यायिक दोनों का अधिकार है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर और ए दोनों सही व्याख्या है, ये भी सही है। नीचे दिए गए विकल्पों से उत्तर चयन के ये वाला है। कौन सा है? मौलिक अधिकार सभी लोगों को उपलब्ध है। सभी लोगों को उपलब्ध जो है वो है ए बी सी डी, सब ई को छोड़कर ए बी सी डी चारों ही हैं। धर्म स्वतंत्रता भी सभी को है। मामलों में गिरफ्तारी, किसी भी मामले में गिरफ्तारी हो जाती है, नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण है, सभी को प्राप्त है। जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी है। अपराध हेतु दोष सिद्धि के प्रति संरक्षण भी प्राप्त है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा का खा गा की श्रेणी के राज्यों को समाप्त किया गया और राज्य पुनर्गठन योजना क्रियान्वित की गई? तो यह संवैधानिक 7वां संशोधन 1956। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा रियासती राज्यों के पूर्व शासनों के शाही बत्तों और विशेष अधिकार समाप्त किया गया? तो इसका आंसर होगा और संवैधानिक 27वां संशोधन अधिनियम 1971। तो आप ये देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। संविधान द्वारा पंचायतों को कौन से अधिकार उत्तरदायित्व प्रदान नहीं किए हैं? तो भूजल खानों और श्रम शोधनशालाओं का विनियमन। ये कार्य पंचायत द्वारा नहीं बल्कि राज्य द्वारा देखा जाता है। कथन से फिर क्वेश्चन आ गया। ए में लिखित दूसरे उसके कारण आर के रूप में ए राष्ट्रपति के पश्चात प्रधानमंत्री अपने पद धारण करेगा। आर मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसमें है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस तरह से भी मिल जाएगा आपको नेगेटिव, इसे ध्यान रखिएगा। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कौन तथ्य गलत है? तो ये धन विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है, ये गलत है। क्योंकि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा के कंपैरिजन में अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और लोकतांत्रिकरण और विघटन की दृष्टि से भारतीय पार्टी का वर्णन किसने किया था? तो लोकतांत्रिकरण और विघटन की दृष्टि से भारत में सबसे पहले पार्टी प्रणाली का वर्णन जो किया गया था वो किया गया था जेम्स मोनेर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कुछ राज्यों में राज्यों का भाव है, कुछ राज्यों में राष्ट्रीय पहचान का भाव है, कुछ राज्यों में से अधिक राज्य है, कुछ राज्यों में से एक से अधिक राष्ट्र हैं। तो इनमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा 4। निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों में से किसको संयोग समतावाद की विचारधारा से जोड़ा जा सकता है? तो वह है कोहेन। आपका फिर से ऐसा कथन आ जाता है जिसमें कि ये दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर सेकेंड है। टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा। एसे ऑन टॉलरेशन के लेखक कौन है? एसे ऑन टॉलरेशन, इसके लेखक हैं लॉक। कौन सिद्धांत शास्त्रीय संसाधन का समतावाद सिद्धांत पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है रोनाल्ड ड्वार्किन। और ये है किसने लोकतंत्र का वर्णन बहुमत के अत्याचार के रूप में किया? तो ये मील टॉकविन है। ऐसे ही मील भी करते हैं, मील को भी नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि बहुसंस्कृतिवादी उदारवादियों और गैर उदारवादियों के बीच कुछ संस्कृति अंतर को देखता है। गहन बहुसंस्कृतिवाद सभी सांस्कृतिक अंतरों को उन समूह के बीच मतभेद के रूप में देखते हैं जो पहले से उदारवाद मूल्यों पर सहमत हैं।
उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कथन ए और 2 दोनों गलत हैं। ये मैचिंग आ जाता है, जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। इनकी बुक्स हैं, इनका हाँ बुक्स और उसके राइटर आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बुक्स और राइटर बहुत पूछे जाते हैं इसी तरह से मैचिंग में। फिर ये कथन हमें मिल जाता है नीचे, उदारवादी नारीवादी उस कानून के पक्ष में तर्क देते हैं जो नारी के अवसर और अवसरों की औपचारिकता, समानता और भेदभाव से स्वतंत्रता प्रदान करता है। सेकंड कथन ये कि अमूल परिवर्तनवादी नारीवादियों के लिए नारी के प्रति हिंसा की उपस्थिति यौन असमानता का भाग है। तो दोनों कथन 1 और 2 सही हैं। 2 तरह की विचारधाराएं और दोनों के द्वारा ऐसा सोचा जाता है। कौन सी व्याख्या रोनाल्ड डार्विन के राइट्स एज थॉमसन की विचारधारा के अनुसार सही है? तो ये है कि व्यक्तियों के मूल अधिकार नैतिक और विधिक रूप से अन्य माताओं के ऊपर है। ये व्यक्तियों के मूल अधिकार को सर्वोपरि रखता है। फिर कथन आ जाता है, उपयोगितावाद के जनक जेरेमी बेंथम प्राकृतिक अधिकारों को अहित कर कल्पना के रूप में तिरस्कृत करते हैं। सेकंड माना जाता है कि मानवाधिकारों को प्राकृतिक कानून की विचारधारा से लिया गया है। तो दोनों कथन 1 और 2 सही हैं। बेंथम जो है वो प्राकृतिक अधिकार जैसी कोई चीज़ को नहीं मानते, वो इसको पूरा नकार देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को वो फॉलो नहीं करते। तो यदि लोकतंत्र में आपका उद्देश्य स्वतंत्रता है तो आप लोगों को स्वतंत्र रहने दो और स्वयं को शासित करने की कला सिखानी चाहिए, ऐसा बोला हक्सले ने। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती वीडियो को, इसलिए पहले से सॉल्व करके रखा आप लोगों के लिए। कौन सा सिद्धांत उपयोगितावाद के प्रमुख सिद्धांत हैं? तो उपयोगितावाद क्या है? उपयोगिता की अवधारणा, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुंग, लेज़र-फेयर। तो ये ए बी और डी है। लेज़र-फेयर को छोड़ के सारे हैं। किसने नागरिकता को राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो ये है मार्शल को नागरिकता को राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में परिभाषित किया है। किसने न्याय के पात्रता सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो ये है नोजिक और जॉन रॉल्स हैं। ये सामाजिक संविधावादी हैं। विचारधारा शब्द की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है डी ट्रेसी ने। ओके, निकोमेनियन इथिक्स के लेखक हैं तो ये अरस्तु हैं। और नेहरू ने क्या कहा है? महात्मा गांधी ओशो के अवधारणा का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। और हु वर द शूद्रास, तो अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। अब हुआ हिंदूज का ओरिजिनल पोजीशन कैसे संबंधित है? तो ये जॉन रॉल्स हैं। लेवियाथन के लेखक हॉब्स। और किसने राजनीति के मूल्यों को सत्तात्मक आवंटन के रूप में भाषित किया? तो ये डेविड ईस्टन। किसको असंतुष्ट लोकतंत्रवादी माना जाता है? जे.एस. मिल जो है वो इसका झुकाव लोकतंत्र की तरफ होते हुए भी इसको ऐसा माना जाता है कि ये असंतुष्ट है लोकतंत्र से। राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य का है। तो इजी क्वेश्चन है। हु इज हिंदू वॉज रिटन बाय सावरकर होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी गिवन बाय वाल्जर। ईसाई बर्लिन किसके लेखक हैं? तो ये 4 एसेस ऑन लिबर्टी। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लेखक हैं ये जे.एस. मिल। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संगठनों के बारे में भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने सिलेबस में इसके बारे में डिस्कस किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख युद्ध कब हुए थे? ये तीनों ही इंटरनेशनल रिलेशन का ये क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि पाकिस्तान, चाइना, यूएसए इन सब के साथ जो भी रिलेशन आप देख लीजिएगा करंट टाइम में। और कौन चिंतक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद के लिए जाने जाते हैं? तो ये है मार्गथो। और ये सार्क वाज फाउंडेड 1985 होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भी 2-3 क्वेश्चन आपको इसमें मिल ही गए होंगे। कोल्ड वॉर, जैसे मैंने सिलेबस में भी आपको बताया था वॉर के बारे में, वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर और
पोस्ट कोल्ड वॉर, इन सब के बारे में। तो ये दो सुपर पावर कौन सी निकली थी, तो यूएसए और यूएसएसआर। भारत की एक्ट ईस्ट नीति की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो यह है क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभरना। ये बुक्स आ गई हैं, ये आ गया सूची 1 सूची 2 में लिखना है। जेनेवा प्रोटोकॉल, ये भी जब वो चला था कोल्ड वॉर उस समय की है। परमाणु प्रसार संधि आपकी होती है 1968 में, जेनेवा प्रोटोकॉल 1925, बीएम संधि, एबीएम संधि 1972, सॉल्ट सेकंड संधि 1979। फिर आपको ये मिल जाती हैं पुस्तकों के नाम और लेखक, मैकियावेली, द प्रिंस, इन सबको अच्छे से चेक करके एक बार देख लीजिएगा। घटना, शीत युद्ध के दौरान हुई घटनाओं को पूर्ववर्ती से लेकर नवीनतम क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सेम वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया था। वॉर के समय जो भी है, वॉर है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, पॉलिटिक्स है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सबको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो इसमें दे रखा है EBADC। इसको मैं आपको ये सब चीज़ें मैं थ्योरी में पढ़ाऊँगी, इसलिए मेरी थ्योरी की क्लासेस अब जरूर कर लीजिएगा। इसमें दे रखा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में सही है ABCD। विकासशील देशों की समस्याओं के हित और आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करता है, सही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही आया था, ये भी सही है। जो नेहरू, नासिर और टीटो, इन तीनों के नेतृत्व में बनाया गया था। भारत नाम के संस्थापक सदस्यों में एक है, ये भी सही है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद NAM के औचित्य पर बहस हो रही है, ये भी सही है। कुछ दो पक्ष हैं, एक पक्ष बोलता है इसके पक्ष में, दूसरा है विपक्ष जो इसके स्थापना के विपक्ष में बोलता है। ये सब मैं आपको केवल एक सैंपल के तौर पे दिखा रही हूँ, वैसे विदाउट आपको थ्योरी पढ़े ये सब नहीं समझ में आने वाला है। इमर्जिंग इंडिया, डिप्लोमेसी, डेमोक्रेटिक एंड द बॉम्बे के लेखक कौन है, तो टॉलब्रॉट। USA भारतीय परमाणु सहयोग अनुमोदन और प्रसार संवर्धन अधिनियम पे हस्ताक्षर 2008 में हुए थे। और वुडरो विल्सन के 14 बिंदु किसके महत्व पर बल देते हैं, तो वो देते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सामूहिक सुरक्षा पर। USA मार्शल प्लान का प्रयोजन क्या था, उपरोक्त सभी था। US मार्शल प्लान जो है वो अमेरिका के द्वारा चलाया गया था USSR के खिलाफ में। इसमें क्या था कि यूरोप के जो युद्ध प्रभावित देश थे उनको आर्थिक ऋण उपलब्ध कराना था, जिससे कि ये जिन्हें भी उपलब्ध करा रहा है वो अमेरिका के फेवर में बने रहे। ऋणदाता के रूप में USA की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करना, खुद को एक सबका मित्र दिखाना और USSR के खिलाफ करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक स्थिति और राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, ये सभी इसके प्लान में शामिल था। संयुक्त राष्ट्र सहयात्री किसका विकास लक्ष्यों का भाग नहीं है, तो दक्षिण सहयोग इसका भाग नहीं था। लोवी के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा लोक नीति का प्रकार नहीं है, तो कल्याण नीति। हॉर्नेतो प्रयोगों के संबंध में क्या सही है, यह प्रारंभिक प्रमुख का अध्ययन था कि व्यक्ति संगठनों में किस प्रकार व्यवहार करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो टेलर है। कौन सीमित क्षमता की अवधारणा संबंधित है, तो यह है साइमन। खेल सिद्धांत के संबंध में कौन से कथन सही हैं, तो ये ABCD को छोड़ के सारे सही हैं। संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन से कथन सही हैं, तो संघीय व्यवस्था में है ABCDE। उसमें B को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो ये संघीय व्यवस्था होती है उसमें शक्ति केंद्रीकृत नहीं होती है, बल्कि जो राज्यों का एक संघ होता है, राज्यों को मिला के बनाया गया एक संघीय व्यवस्था होती है, उनमें जो शक्तियाँ होती हैं वो डिवाइड होती हैं, ना कि केंद्रीकृत। कैच ऑल पार्टी की युक्ति किसने दी थी, तो वो दी थी कर्जहाइमर ने।
तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम है, तो ये सभी हैं, व्यवहारवादी भी है, संरचनात्मक है, व्यवस्था उपागम भी है। कौन सा शास्त्रीय अभिजनवाद चिंतक नहीं है, तो वो है शुम्पीटर। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित में कौन सही कथन है, तो इसमें आपका हो जाएगा ए, बी और डी। राजनीतिक दलों के कार्यों में शामिल है, तो इसमें ए, बी, सी, डी। राजनीतिक दलों के कार्य में आ जाता है सरकार और समाज के बीच समन्वय करना, चुनाव लड़ना, काडर भर्ती करना, प्रतिनिधित्व, कानून बनाना काम पार्टी का नहीं बल्कि संसद का होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक। हाँ लास्ट क्वेश्चन था, तो मैंने सैंपल के तौर पे आपको दिखाया ताकि आपको अगर नेक्स्ट आप अगले साल के लिए इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको एक सैंपल नज़र आ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें। एमसीक्यू तो मैंने बस सैंपल के तौर पे दिखाया है, थ्योरी पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।